जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जो है जनन कैसे करते हैं? अरे भैया इसी में समझना है कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, बच्चे को पैदा कैसे करना है। कोई भी जीव जंतु अपने बच्चे को कैसे पैदा करते हैं, संतान कैसे होता है, बच्चा कैसे होता है, बच्चे में माता पिता का ही गुण क्यों होता है, इन सारे बारे में इसी में पढ़ेंगे, सारे चीज को चर्चा। समझ गए? कहता है जनन। अरे भैया जनन क्या है? पहले है जीव, पहले जीव समझते हैं उसके बाद जनन समझते हैं। इस धरती पर दो ही प्रकार के जीव हैं, पहला सजीव दूसरा निर्जीव। जिसमें जीव है वो सजीव है, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव। अब जीव में भी बहुत प्रकार के जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव है, कुछ बहुकोशिकीय जीव है, कुछ सरल जीव है, कुछ जटिल जीव, कोई छोटा जीव है, कोई बड़ा जीव है, कोई उड़ने वाला जीव है तो कोई रेंगने वाला जीव है, कोई दौड़ने वाला जीव है, कोई शाकाहारी जीव है तो कोई मांसाहारी जीव है, कोई सर्वाहारी जीव है। तो प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं, वो सब अपना जनन कैसे करते हैं, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, 1 से 2 कैसे हो जाते हैं, 2 से 4 कैसे हो जाते हैं, 4 से 8 कैसे हो जाते हैं, तो अपना पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या कैसे वो बढ़ा रहा है। आज इसी पर कुछ विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जनन हो कैसे जाता है। जनन चैप्टर का नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जो है जनन कैसे करते हैं। तो देखिए जनन जो है ना एक प्रक्रिया है, जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव हो, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, या एक कोश के जीव हो या बहुकोश के जीव हो, या शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, या सर्वाहारी जीव हो, या उड़ने वाले जीव हो या दौड़ने वाले जीव हो, या तैरने वाले जीव हो या रेंगने वाले जीव हो, कोई भी जीव हो, जैसा भी हो, कोई भी जीव अपने ही जैसे यदि संतान को पैदा करता है, कोई भी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है उसे ही कहते हैं क्या? जनन, रिप्रोडक्शन। उसे ही कहते हैं जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन, जनन यानी रिप्रोडक्शन। अपने ही समान संतान को अर्थात अपने ही जैसे संतान को पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने ही जैसे, इसमें अपने ही जैसे संतान को, अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जनन कहा जाता है। अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अपने ही जैसे संतान अर्थात यदि मनुष्य है तो वो मनुष्य को ही जन्म देगा। समझ गए? अपने ही जैसे मतलब कि जैसे हम हैं वैसे ही, यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को ही जन्म देंगे। यदि हम जानवर हैं तो जानवर को ही जन्म देगा। समझ गए? जानवर जैसे गाय है तो गाय को ना जन्म देगा। ऐसा तो नहीं है कि गाय बिल्ली को जन्म दे देगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। गाय को ही जन्म देगा, बिल्ली को ही जन्म देगा, बिल्ली को ही जन्म देगा। समझ गए? पक्षी को ही जन्म देगा, पक्षी को ही जन्म देगा। ऐसा कभी सुना है कि पक्षी जो है बंदर को जन्म दे दिया, चाहे बंदर जो है पक्षी को जन्म दे दिया? ऐसा नहीं सुना होगा। हो ही नहीं सकता, प्रकृति नेचुरल है, ये बनाया ही वैसा है कि कभी भी पक्षी को ही जन्म देंगे और जानवर को ही जन्म देंगे और मनुष्य को ही जन्म देंगे। ये नेचुरली है। तो कहता है अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य ने मनुष्य को जन्म दिया, जानवर ने जानवर को जन्म दिया, गाय ने गाय को जन्म दिया, और जिस प्रक्रिया से जन्म दिया उसी को कहते हैं जनन। जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करता है? पैदा करता है। अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, उसे ही जनन कहा जाता है। समझ गए?
अब बातें ये हो रही है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार से जनन करते हैं? नहीं, सभी जीव जंतुओं के जनन करने की प्रक्रिया माध्यम अलग अलग है। कोई जीव है जो इंटरनल जनन करता, आंतरिक जनन करता, कोई जीव है जो एक्सटर्नल बाह्य जनन करता। कोई जीव को जनन करने के लिए दो नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अलग अलग युग्मक की जरूरत होती है। किंतु कोई जीव ऐसा है कि अकेले ही, केवल एक अकेले ही जनन कर लेता है। समझ गए? तो प्रत्येक जीव का जनन करने का माध्यम अलग अलग होता है। इसके आधार पर जनन को दो भागों में बांटा गया। जनन के प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार का जो होता है जीवों में जनन, सभी जीव जंतु जितने भी इस धरती पर जीव जंतु है, सभी में एक ही प्रकार का जनन प्रक्रिया नहीं होता है। तो उसके लिए जनन को दो भागों में बांटा है। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। समझ गए? पहला जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब बातें हो रही है कि लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है भाई? लैंगिक, जब ये लैंगिक जनन दिमाग में आए तो सीधा सोच लीजिएगा, इसमें दो पेरेंट्स लगते हैं, दो जनक लगते हैं, एक नर और दूसरा मादा। पेरेंट्स ने दो अति बोलिए दो युग्मक लगते हैं। पेरेंट्स माने तो माता पिता पर एक ही ना हो जाता है, इसमें दो युग्मक लगते हैं, एक नर और दूसरा मादा, दो भिन्न युग्मक लगते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में एक नर होता है और एक मादा होता है, और जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तब जाकर के बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे पैदा होते हैं। समझ गए? तो अभी हमको समझना क्या है? लैंगिक जनन समझना है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे ही लैंगिक जनन, ठीक है। या यह भी कह सकते हैं कि जिसमें नर और मादा मिलकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसे ही कहते हैं कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अब जब नर और मादा दोनों भाग लेंगे तो एक बात, जो नर में गुण होगा और जो मादा में गुण होगा, वो दोनों गुण उस बच्चे में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। यदि मादा नर में मान लीजिए गुण है और मादा में भी गुण है, दोनों में गुण है और दोनों अटैच हुआ, दोनों का गुण जाएगा, तो दोनों का ब्लड गया होगा, दोनों का डीएनए गया होगा। तो इसमें देखिए, मादा में बनता है क्या? अंडाणु। नर में बनता है क्या? शुक्राणु। जब अंडाणु जब शुक्राणु से मिलता है, तब ये तो जाकर के चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो जब इसका भी शुक्राणु जाएगा और इसका भी अंडाणु दोनों मिलकर के फ्यूज्ड होगा, तो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये आगे और बताएंगे अच्छे से। अभी सिर्फ हमको समझना क्या है? लैंगिक जनन समझना है, तो लैंगिक जनन पर ही फोकस रहेगा। इसके बाद समझाएंगे शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, कब फ्यूज्ड होता है, कब बच्चे का निर्माण होता है। अभी समझना क्या हमको? लैंगिक जनन समझना। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब नर में जो गुण है और मादा में भी गुण है, तो दोनों का गुण बच्चे में जाएगा। यदि नर है मान लीजिए गोरा, मादा है श्यामला, तो दोनों का गुण जाएगा ना। आप कहते हैं कि जो इसके माता पिता गोरा था तो बच्चा गोरा हो गया। क्या कभी काले माता पिता का बेटा गोरा नहीं होता है? होता है। क्या गोरे माँ बाप का बेटा काला नहीं होता है? होता है। कहेगा ये कैसे हो रहा है सर? माता पिता गोरा तो बेटा कैसे काला हो गया? समाज उसको गलत तरीके से देखता है, गलत भावना ले लेता है। अरे तो और माता पिता रो गोर, तू कना हो गया रे काला, तब सीधा गलत भावना की तरफ लेके चला जाता है। उसको बायोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, तो गलत भावना की तरफ ले ही नहीं जाएगा। बायोलॉजी का ज्ञान रहेगा तब तो वो जानेगा कि हाँ सही में होता क्या है। समझ गए? जब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो उस नर का खानदान और उस
मादा का खानदान, उस नर के खानदान में कोई ना कोई गोरा रहा है, उस मादा के खानदान में कोई ना कोई पहले से ही काला रहा है, तो वही गुण उभरता जाता है। जितना भी खानदान वाला गुण है पूरा उभरता जाता है। क्योंकि एक बात बताइए, नर जो बना होगा इसका माता, इसका भी पप्पा वाला गुण आया होगा, उसका पप्पा में जो गुण होगा उसके पप्पा वाला गुण होगा, उसके पप्पा में जो गुण होगा उसके पप्पा वाला गुण होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो सारा गुण क्या होता है, ट्रांसफर होता है, आते रहता है अनुवंश के रूप से, इससे उसमें, इससे उसमें, इसमें उसमें। कभी कभी देखते हैं, कहता है ना, फलमा के पोता बब्बे नहीं था, कहता है कि नहीं कहता? तो जन्म तो लिया अपने मम्मी पापा से, तो वो दादा की तरह कैसे हो गया भाई? तो दादा की तरह इसलिए हो गया कि दादा का भी गुण ट्रांसफर होता है ना, क्योंकि उसके पापा में किसका गुण, उसके दादा का गुण। तो सारे गुण ट्रांसफर होते हुए आनुवंशिक रूप से आते रहते हैं, समझ गए? इसीलिए गोरे माता पिता का भी बेटा काला हो सकता है, क्योंकि उसके खानदान में कोई ना कोई काला इससे रहा होगा, चाहे उसका चचा हो, मामा हो, कोई ना कोई होगा। और काले माता पिता का भी बेटा गोरा हो सकता है, क्योंकि उसके खानदान में भी कोई ना कोई गोरा रहा होगा, समझ गए? आनुवंशिक रूप से जीन ट्रांसफर होता रहता है, समझ गए? जिस गुण का ज्यादा हो जाता है, जो गुण ज्यादा हो जाता है वो गुण उभर जाता है। हमारे गोरे रंग का जीन आते गया आते गया आते गया आते गया, और एक ही उस संतान में आकर के पूरा उभर गया, तो वो संतान पूरा गोरा हो जाता है। अब मान लीजिए गोरे हैं, काले रंग का जीन दबता गया आते गया आते गया आते गया, फिर एक नया संतान में पूरा काला रंग भर गया। तो एक तो हो गया जीन डिफेक्टेड, गोरे और काले का, और एक जीन डिफेक्टेड नहीं, एक होता है वातावरण डिफेक्टेड। जैसा हमारा वातावरण है, जैसा हमारा क्लाइमेट है, जैसा हमारा जलवायु है, वैसा ही संतान होता है। इंडिया का क्लाइमेट ही है, कभी वर्षा, कभी ठंडा, कभी गर्मी, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से भी होता है। जहाँ पर ज्यादा गर्मी होता है वहाँ का बच्चा ज्यादा देखिएगा काला ही होता है। वेस्ट इंडीज में देखिए, वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, और यही कारण है कि वेस्ट इंडीज का जनरली ज्यादातर बच्चे काले ही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस सब का बच्चा क्या होता है, ज्यादा गोरा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत कम है। जहाँ पर गर्मी बहुत कम है वहाँ का बच्चा गोरा होता है, जहाँ पर गर्मी ज्यादा होता है वहाँ का बच्चा जनरली काला होता है। तो कुछ क्लाइमेट करते हैं, कुछ जीन करते हैं, किंतु उसको समाज कुछ और रूप दे देता है। तो और रूप में मत रहिए। आप साइंस के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो साइंस की तरह सोचिए, समझ गए? चलिए, हमको समझना क्या है, लैंगिक जनन समझ रहे हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर भी भाग लेंगे और मादा भी भाग लेंगे, और नर और मादा जब मिलेंगे तब जाकर के चाइल्ड का निर्माण होगा, एक बच्चे का निर्माण होगा। तो उसी को हम कहते हैं, कौन सा जनन हुआ? लैंगिक जनन हुआ। कौन सा जनन हुआ? लैंगिक जनन हुआ। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और इससे बनने वाले युग्मक को युग्मनज कहते हैं। ये आगे अभी फिर बताएंगे। अभी हमको समझना क्या है, लैंगिक जनन। चलिए अब समझते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई एक ही का आवश्यकता होता है, केवल पेरेंट, जनक। यदि नर है तो सिर्फ नर से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, यदि मादा है तो सिर्फ मादा से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें दोनों की आवश्यकता होता ही नहीं है। अब कहीं का सर केवल नर से कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? होता, तो उसका कुछ अंग मॉडिफाइड हो जाता है, या उसका कोशिका टूट जाता है, समझ गए? तो देखिए, मान लीजिए नर है, इनका क्या हुआ, कुछ भाग बढ़ गया, कुछ भाग बढ़ के उसमें भी केंद्रक हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, तो वो भी एक नया बच्चा का उत्पादन हो जाता है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता भी नहीं होती है, समझ गए? अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता भी नहीं होती है। अलैंगिक जनन में उसका शरीर भी विकास करके नए बच्चे का उत्पादन कर सकता है। उसमें एक कोशिका ही विभाजित हो करके दो कोशिका बन जाता है, और ये बीच में टूट जाता है तो दो बच्चे का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका दो कोशिका बन जाता है। तो अलैंगिक जनन में कह सकते हैं कि सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो वो नर होगा या तो मादा होगा। तो एक ही जनक से पैदा होने वाले बच्चे को क्लोन कहा जाता है। मतलब अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले बच्चे को क्लोन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है।
तो हम कह सकते हैं कि जनन की वो प्रक्रिया क्या चाहिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। जनन की वो प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर का होगा तो नर का ही होगा, यदि मादा का होगा तो सिर्फ मादा का ही होगा। मादा ही अपने शरीर को मॉडिफाइड करके नए जीव को उत्पत्ति कर लेंगे, नर ही अपने शरीर को मॉडिफाइड करके नए जीव को उत्पत्ति कर लेंगे। तो वैसे ही जनन को कहते हैं कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किस किस में होता है, तो अमीबा में होता है, अमीबा में होता है अलैंगिक जनन, समझ गए। पैरामीशियम में होता है अलैंगिक जनन, हाइड्रा में होता है अलैंगिक जनन, समझ गए। हाइड्रा में, स्पायरोगैरा में, इस सब में जो है अलैंगिक जनन होता है। कैसे होता है ये सब बताएंगे। अलैंगिक जनन की विधियां जब बताएंगे ना तो पूरा बताएंगे भैया अमीबा में कैसे हो गया अलैंगिक जनन, अमीबा 1 से 2 कैसे हो गया, हाइड्रा में कैसे हो गया, पैरामीशियम में कैसे हो गया, और स्पायरोगैरा में कैसे हो गया, ये सारे चीज का वर्णन करेंगे। बस ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बस अभी समझिए तो अलैंगिक जनन है क्या, लैंगिक जनन है क्या, इससे आगे बताएंगे कि कैसे होता है अमीबा में अलैंगिक जनन, कैसे होता है स्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन। हमको समझना भी क्या है, अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जनन की वो प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यदि नर है तो नर और यदि मादा है तो मादा ही अपने शरीर को मॉडिफाइड करके एक नए जीव को उत्पत्ति करता है। तो वैसे ही प्रक्रिया को कौन सा जनन कहते हैं, और लैंगिक जनन कहते हैं। तो वैसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं और लैंगिक जनन। और वैसा जनन जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में कौन सा आता है, मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब क्या है, लैंगिक जनन है। मनुष्य, जानवर या स्तनधारी जीव कहिए, जितना भी स्तनधारी जीव है वो सब में क्या होता है, और लैंगिक जनन होता है। जितने भी स्तनधारी जीव है उस सब में क्या होता है, और लैंगिक जनन होता है, समझ गए। लैंगिक जनन होता है, सॉरी लैंगिक जनन होता है। जितने भी स्तनधारी जीव है उस सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, समझ गए। और अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा, पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, और लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है, याद रखिएगा। स्पायरोगैरा में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में भी कौन जनन होता है, तो उसके लिए विधियां बताएंगे। एक होता है मुकुलन, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, एक होता है पुनर्जनन, एक होता है कायिक प्रवर्धन, ये सब बताएंगे। बस अभी देखिए तो सही, अभी समझना क्या है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। चलिए कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन, पहले लैंगिक जनन की विधियां पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन की विधियां, लैंगिक जनन की विधियां पढ़ते हैं, तब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। देखिए लैंगिक जनन की विधियां, अब कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, लैंगिक जनन पढ़ना है। अब देखिए कोई भी जीव है कि जो अपने से ही संतान को पैदा करता है। कोई जीव ऐसा होता है जिसमें एक ही लिंग होता है, समझ गए। और कोई जीव ऐसा होता है कि उसको दोनों लिंग एक ही शरीर में हो जाता है, समझ गए। इसके आधार पर लैंगिक जनन को 2 विधि में बांटा गया है। पहला एक लिंगी और दूसरा द्विलिंगी। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी, और दूसरा होता है द्विलिंगी, समझ गए। अभी जीव पढ़ रहे हैं, जीव ऐसा ही सेम टू सेम पढ़ेंगे पौधा में भी, एक लिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा। अभी पढ़ रहे हैं जीव, एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव, ठीक है। एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव को ही कहते हैं उभयलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव को क्या कहते हैं, उभयलिंगी जीव, ठीक है। अब देखिए एक लिंगी जीव वैसा जीव जिसमें जिसके शरीर में एक ही लिंग होगा। कहने का अर्थ नर है तो उसमें नर लिंग होगा, समझ गए। मादा है तो उसमें मादा लिंग होगा, समझ गए। तो वैसा जीव जिसके शरीर में एक ही लिंग होता है, वैसे जीव को कहते हैं एक लिंगी जीव। जैसे मनुष्य में नर है तो नर लिंग होगा, मादा है तो मादा में मादा लिंग होगा,
जैसे जानवर में वही नर होगा तो उसको नरलिंग होगा, मादा होगा तो उसके पास मादा लिंग होगा। तो दोनों में क्या है, अलग अलग लिंग है। नर में नर वाला लिंग है, मादा में मादा वाला लिंग है। तो वैसा जीव जिसके शरीर में एक ही लिंग होते हैं, नर है तो नर लिंग और मादा है तो मादा लिंग, तो वैसे जीव को कहा जाता है एक लिंगी जीव। और एक लिंगी जीव के अंतर्गत कौन सा आता है, तो जितने भी स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब क्या हुआ, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उसे ही कहते हैं स्तनधारी जीव। वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं उस सब में, चाहे पक्षी है, स्तनधारी जीव हुआ, पक्षी हुआ, समझ गए, इस सब में जो है क्या पाया जाता है, एक लिंग पाया जाता है, एक लिंगी जीव होता है। ये सब चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, इस सब में क्या है, एक लिंगी है। हम लोग भी क्या है, एक लिंगी जीव है। हम लोगों में एक ही लिंग है, एक शरीर में एक ही लिंग, नर है तो नर लिंग और मादा है तो मादा लिंग। तो जितने भी मनुष्य हो गया, स्तनधारी जीव हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, ये सब कौन सा जीव है, तो एक लिंगी जीव है। अब बात होती है द्विलिंगी जीव, वैसा जीव जिसके शरीर है एक और लिंग है दोनों। मतलब एक ही शरीर में मादा लिंग भी है और नर लिंग भी है। समझ, शरीर एक है किंतु लिंग दोनों है, मादा लिंग भी और नर लिंग भी उसमें है। तो वैसा जीव जिसमें मादा लिंग और नर लिंग एक ही शरीर में होते हैं, मादा और नर लिंग दोनों एक ही शरीर में होते हैं, मतलब शरीर एक और लिंग दोनों। तो वैसा जीव जिसके शरीर में मादा लिंग और नर लिंग दोनों होते हैं उसे कहते हैं द्विलिंगी जीव। उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव। आप जोक को देखे होंगे, जोक में नर लिंग और मादा लिंग दोनों होते हैं। आपको लगता है कि दोनों तरफ मुंह है, उसमें आगू की तरफ भी पीछू की तरफ, उसमें लिंग दो होते हैं, मादा लिंग भी उसमें होते हैं और नर लिंग भी होते हैं। इसलिए जोक को निषेचन क्रिया करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे जोक की आवश्यकता ही नहीं होती है। भगवान ने उसको ऐसा फंक्शन दिया है कि वो अपने से निषेचन कर लेता है। अपने को दोनों लिंग तो उसके अपने पास है, तो दोनों अपने से मिल जाते हैं और बच्चे का फॉर्मेट कर लेते हैं, बच्चे का निर्माण कर लेते हैं। समझ गए, उसमें अपने ही शरीर में दोनों लिंग है तो दोनों अपने से मिल लेते हैं। तो वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग होते हैं, वैसा जीव जिसके एक ही शरीर में दोनों लिंग होते हैं उसे कहते हैं द्विलिंगी जीव। जैसे जोंक, टेपवर्म, केचुआ, ये सब जो हो गया क्या, द्विलिंगी जीव। जोंक, केचुआ, टेपवर्म, ये सब में जो है द्विलिंगी है। इसके एक ही शरीर में दोनों लिंग है, दोनों लिंग, नर लिंग भी और मादा लिंग भी। तो जिसमें नर लिंग और मादा लिंग एक ही शरीर में होता है उसे कहते हैं द्विलिंगी जीव। चलिए, समझने में कोई दिक्कत? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे आगे लैंगिक जनन की विधि आपको अगले वीडियो मिलेगा अच्छे से। मुकुलन विधि कैसे होता है, द्विखंडन कैसे होता है, बहुखंडन कैसे होता है, इससे आगे वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे।